Good morning everyone. Class 8 subject Social Studies, History, chapter number 3, Ruling the Countryside. And we are going to continue our chapter from the last topic. हमने देख लिया था बंगाल में कैसे देखो, अगर आपको इससे प्रीवियस वाला चैप्टर जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये चैप्टर बहुत इजीली आएगा. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाज द बेस ऑफ दिस चैप्टर. सेकंड चैप्टर वाज द बेस ऑफ द थर्ड चैप्टर. ठीक है, रूलिंग द कंट्री साइड जो है, सबसे पहले जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन. जो कंपनी आई थी ब्रिटिशर्स से, वो इंडिया में कैसे एस्टेब्लिश हो गई थी, हमने ये देखा था. ठीक है, फिर धीरे धीरे कैसे उन्होंने सारे किंगडम जो थे वो अपने अंडर में लेने स्टार्ट कर दिए थे. नाउ अब यहाँ पे यही कंडीशन है कि कैसे उन्होंने आपने देखा भी था, हमने एक पिक्चर देखा है, द रॉबर्ट क्लाइव व्हेन ही एक्सेप्टेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जिसको आज के टाइम में ओडिशा बोला जाता है. तो इन्होंने क्या किया था, इसकी दीवानी ले ली थी. दीवानी का मतलब होता है, देखो आज भी होता है, आपको ये कुछ वर्ड से इनका मीनिंग पता होना चाहिए. आज भी ये वर्ड यूज़ होते हैं. आपने कई बार सुना होगा कहीं पे बात करते हुए, पेरेंट्स को बात करते हुए या किसी और को जो बड़े होते हैं घर में उनको, कि ये जो केस है ये दीवानी मामला है, ये फौजदारी मामला है, ये इस कोर्ट में नहीं होगा, ये उस कोर्ट में जाना पड़ेगा. फौजदारी मामले जो है वो वहाँ दूसरे कोर्ट में होते हैं. ये क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है? देखो एक्चुअली क्या है, हम जो ये बात कर रहे हैं दीवानी और फौजदारी, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं. दीवानी और फौजदारी में इनका मीनिंग होता है, दीवानी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी से, लैंड से रिलेटेड होता है, ज़मीन से. ठीक है, और फौजदारी का मीनिंग हो जाता है दूसरे केसेस जिसमें अदर केसेस आ जाते हैं, जैसे चोरी हो जाती है या किसी का मर्डर हो जाता है. बहुत बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं उनमें इनका नाम आ जाता है, इनको बोल दिया जाता है फौजदारी मामले हैं. और दीवानी मामले होते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं. सो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, आपने देखा है, उसने धीरे धीरे जो था वो सारी अपने अंडर में लेनी स्टार्ट कर दिया था. क्या, सारे किंगडम को, जो भी यहाँ पे राजपूती किंगडम्स थे, यहाँ पे राजस्थान की बात कर लो, उधर राजपूत ज़्यादा रहते थे, मराठास जो थे उनसे और मुग़लों से, सबसे उन्होंने उनके किंगडम जो थे वो छीनने शुरू कर दिए थे. अच्छा, ये उन्होंने ऐसे नहीं लिया था कि उनसे पूछ करके ले रहे हैं या उनसे झगड़ा करके, वॉर करके, बैटल करके ले रहे हैं, ऐसा नहीं था. मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, दैट वाज जस्ट अ प्लान. एवरीथिंग वाज अ प्लान. सब कुछ प्लानिंग से हुआ था. और वो प्लान क्या था, वो प्लानिंग ये थी कि पहले उन्होंने क्या बनाया, उनकी जो वीकनेस थी उसको ढूंढा. सिर्फ बिजनेस के नाम पे इंडिया में आए. फर्स्ट थिंग तो हो गया, पहले बिजनेस के नाम पे आए. सेकंड थिंग उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन देना शुरू किया. इन दोनों की वजह से उन्होंने क्या किया, अपना एस्टेब्लिशमेंट कर दिया. फिर धीरे धीरे यहाँ के किंग्स को उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन और असिस्टेंट जो रहता है वो देने के नाम पे उनको गाइड करना शुरू किया. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इतने सारे स्टेप्स हो गए तो उनका खुद का ही तो सेटलमेंट हो रहा है इंडिया में. फिर इन्होंने क्या किया, अपने चॉइस से एक पपेट रूलर जो था वो बनाना शुरू कर दिया. अपने अकॉर्डिंग एक पपेट रूलर जो थे वो रखने स्टार्ट कर दिए. अब वो पपेट रूलर वही करते थे जैसा उनको ब्रिटिशर्स करने को बोलते थे. इतने में उनका मन नहीं भरा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, पपेट रूलर हटा के खुद को ही किंग बना दिया. ठीक है, और इस तरह से कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो गया. हम इसके बारे में अभी तक में बात कर रहे थे. अब यहाँ पे कंडीशंस हैं, क्रॉप्स ऑफ यूरोप है, द कंपनी बिकम्स दीवान है, एंड द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर है. ठीक है, ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गई थी, हम वो पढ़ेंगे. यूरोप में क्या क्या चेंजेस होने लगे थे. मैंने आपको बताया भी था, एक लास्ट हमने जो स्टॉप किया था इस पे,
एक पिक्चर देखा था, वीकली मार्केट होता था मुर्शिदाबाद में, जो बंगाल में है, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस का फ्रॉम रूरल एरियाज़ रेगुलरली केम टू दीज वीकली मार्केट्स, यानी कि हाट लगते थे। देखो उस टाइम में जो वीकली मार्केट लगते थे उनको बोला जाता था, वहाँ की जो हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज थी इंडिया में, हिंदी में उसको बोला जाता था हाट, ठीक है, हाट बाज़ार। टू सेल देयर गुड्स एंड बाय व्हाट दे नीडेड। यहाँ पे देखो थिंग्स का एक्सचेंज हो रहा है, मनी नहीं हो रही है। वो क्या करते थे, वो यहाँ पे लाके अपने गुड्स जो होते थे, जो भी उनका सामान होता था वो बेचते थे, और बदले में वो चीज़ें खरीदते थे जो उन्हें चाहिए होती थी। सपोज़ कोई पर्सन है, उसको क्या चाहिए, उसके पास में है ब्रेड, ठीक है, उसके पास में अगर ब्रेड है, चलो ब्रेड समझ नहीं आएगा, वीट है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अगर उसके पास में वीट है और कोई दूसरा पीजेंट है उसके पास में वेजिटेबल्स है, ठीक है। अच्छा, मार्केट में तभी देने आएंगे जब खुद के पास उनका इनफ हो जाएगा, उसके बाद जो बच जाता है वो स्टॉक ले जाके बेच देते हैं। आज भी यही होता है। तो यहाँ पे एक पीजेंट ए है, एक बी है। ए के पास वीट है, बी के पास वेजिटेबल्स है। ए अपना वीट इसको बेचेगा क्योंकि उसको क्या चाहिए, वेजिटेबल्स, तो बी क्या करेगा, उसको बदले में वेजिटेबल्स दे देगा। तो दोनों की नीड जो है पूरी हो गई। देयर इज़ नो वर्क ऑफ मनी, यहाँ पे पैसे का कोई काम नहीं रहा। नाउ ये हम पढ़ चुके थे। दी नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब कहाँ ज़रूरत थी उनको, किस चीज़ की ज़रूरत थी, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की। द इकोनॉमी ऑफ बंगाल वॉज इन शैम्बल। हाउ वुड इट गेट रेवेन्यू फॉर इट्स वेरियस एक्सपेंसेस। देखो वहाँ पे अंग्रेज़ों को यानी कि ब्रिटिशर्स को जो था अपने एक्सपेंसेस निकालने की ज़रूरत होती थी, तो वो सारा पैसा कहाँ से लेते थे, वो इंडिया के लोगों से ही लेते थे। सारे टैक्स जो नाम पे क्या करते थे, लूटने का काम करते थे इंडियंस को, तो सारे एक्सपेंसेस उनके टैक्स के बेस पे निकल जाते थे। नाउ द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793। अब देखो 1793 के अंदर क्या किया था, बंगाल में उन्होंने खुद को पूरी तरह से सेटल कर लिया, और ये सेटलमेंट था परमानेंट। पहले क्या करते थे, बिज़नेस के लिए आते थे, बिज़नेस करते थे और यहाँ से चले जाते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीद के ले जाते थे और वहाँ पे अपने यूरोप में सेल आउट कर देते थे। तो ये आना जाना चल रहा था, आते थोड़े दिन रुकते फिर चले जाते। लेकिन अब इन्होंने 1793 में क्या किया था, खुद को परमानेंटली सेटल कर लिया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो इनको इंट्रोड्यूस किसके वजह से किया गया था, ये जो मैंने अभी आपको बताया 1793 में उन्होंने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था। और ये द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ज़मींदार्स। जो राजा होते थे उनको और तालुकदार होते थे, इनको क्या बना दिया, ज़मींदार के नाम से इनको बुलाना जाने लग गया, क्योंकि अब वो सिर्फ क्या रह गए हैं, एक मॉनिटर बन के रह गए हैं, एक पपेट बन के रह गए हैं, जो किसके कहने पे काम करेंगे, कंपनी के कहने पे, ठीक है। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कंपनी से क्या करना है, उन्हें क्या करना है, कलेक्शन लेना है, रेंट लेना है, किससे, किसानों से, और जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं उन लोगों को उनसे रेंट लेना है और रेवेन्यू लेना है, और किसको देना है, कंपनी को। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। और जो अमाउंट था वो क्या कर दिया था, उसको भी फिक्स कर दिया था। नाउ दे बिकेम हेरिडिटरी ऑनर्स ऑफ लैंड। अब वो ऑनर बन गए थे लेकिन हेरिडिटरी बन गए थे। द सेम थिंग, अब उनको तालुकदार बना दिया है, राजा जो थे उनको ज़मींदार बना दिया है,
तो अब राजा का बेटा ही ज़मींदार बनेगा, वापस उसका बेटा ज़मींदार का बेटा ज़मींदार बनेगा, मतलब वही राजा का बेटा हमेशा राजा बनता था। तो ये हेरिडिटरी जो था वो चलता रह रहा था। नाउ they had to collect the rent from the peasants and deposit the revenue with the company। अब उनका काम क्या था? उनका काम इतना सही था कि उन्हें कलेक्शन लेना है और कंपनी को जमा करवाना है, ठीक है। कंपनी को वो डिपॉजिट करवाते रहते थे। कैसे फुलिश वाला काम कर रहे हैं, कहाँ ज़रूरत थी कंपनी को देने की। प्रोटेक्शन के नाम पे वो लोग क्या करते थे, प्रोटेक्शन मनी लेते थे ना, वो कहते थे वी विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन, और इसके रेवेंज में आपको हमें क्या देना है, इसके रेवेंज में आपको देना है, हमें क्या करना है, एक अमाउंट पे करना है, फिक्स अमाउंट। तो जब ये ब्रिटिशर्स नहीं थे तब क्या प्रोटेक्शन नहीं होता था क्या? तब क्या इंडियन नहीं रह रहे थे? तो कहाँ ज़रूरत थी उन्हें फिर भी देने की, लेकिन ऐसा हुआ और यही उनकी गलती थी। धीरे धीरे इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो फैलते गए और यहाँ पे अपना जो अब जो ये अमाउंट था इसको फिक्स कर दिया था। Now the company believed that as the revenue amount was fixed, the zamindars would benefit by investing in land improvement, which would in turn to increase production। अब उनको ये लगा, कंपनी को ये ट्रस्ट हो गया था कि अगर उन्होंने क्या किया, ये अमाउंट अगर फिक्स कर दिया तो इससे फ़ायदा मिल जाएगा। किसको मिलेगा? ज़मींदारों को। वो क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं ज़मीन से, यानी कि क्रॉपिंग कर सकते हैं। मतलब जो चोर होता है अगर वो चोरी कर रहा है या धोखा दे रहा है, उसके मन में हमेशा हर चीज़ के लिए डर रहता है। वैसा ही कुछ ब्रिटिशर्स के मन में था, जो उनको सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं रहा था। पहले तो सिर्फ बिज़नेस के नाम पे आए थे, उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हाँ इतना पैसा मिल रहा है, बस से हम अर्निंग कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। उनको यहाँ पे जो था ग्रीड्स होने लग गए थे, तो उनकी ग्रीडी नेचर ने उनको क्या किया, और ज़्यादा आगे ले जाने का काम किया। ग्रीडी होना अलग बात है, एम्बिशियस होना अलग बात है। ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या थे? ग्रीडी थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको अब जो मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने बिज़नेस किया आके, इसमें भी उनको तसल्ली नहीं मिली। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, किंग के कोर्ट में पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया बेनिफिट लेने के लिए। फिर ये ठीक है, इसके बाद उन्होंने आर्मी सिस्टम हटा दिया और ख़ुद की आर्मी लगा दी, और ब्रिटिशर्स ने कि जो किंग्स थे उनको मना कर दिया कि आप लोग कोई आर्मी नहीं रखोगे, पूरे इंडिया में आर्मी नहीं रहेगी, सिर्फ हमारे पास रहेगी। इफ़ यू नीड देन यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम अस। आप क्या कर सकते हो, आप हमारी तरफ से हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पे भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और इसी आर्मी के बेस पे आर्मी को सैलरी देने के लिए वो राजा वगैरह से क्या करते थे, पैसे लेते थे, सैलरी लेते थे उनसे। एक जो फिक्स अमाउंट था वो पे करवा लेते थे ज़बरदस्ती। अब ये भी हो गया, इसमें भी उनको तसल्ली नहीं मिली। फिर उन्होंने पपेट किंग बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। पपेट किंग बनाने के बाद, पपेट रूलर के बाद, जो पपेट उनके कहने के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और एट लास्ट उन्होंने वापस क्या किया, खुद दीवान जो थे वो बन गए। दीवान बनना मतलब होता है, प्रॉपर्टी को तो कहते हैं दीवानी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले होते हैं उनको भी कहा जाता है दीवानी। और जो उसका ऑनर रहता है, प्रॉपर्टी का हेड रहता है, ऑनर रहता है, जिसके पास ऑनरशिप होती है, उसको कहते हैं दीवान। तो अब ये खुद दीवान बन गए थे। अब भी इनको तसल्ली नहीं मिली है। देखो अब भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है, जब पूरा एज अ किंग इनके हाथ में आ गया है, पूरा किंगडम और सारे रूल, सारी पावर्स आ गई, फिर भी इनको जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अभी भी देखो ये और नई नई प्लानिंग जो है वो करनी शुरू करेंगे। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस was the Governor General of the India when the permanent settlement was introduced। पहले गवर्नर जनरल थे। अच्छा आपको बता दिया था मैंने, कई चीज़ें बताई थी पहले, अभी भी बता देती हूँ। जो इंग्लैंड की क्वीन थी उनके काफ़ी क्लोज थे ये, उनके कहा जाता है काफ़ी अच्छा और डीप जो था इनका रिलेशन था, उनके घर से रिलेटेड थे ये। अक्सर ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, जो मेजर रोल दिए हैं या जो मेन इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ अपने फैलाना शुरू किया था, पूरे वर्ल्ड पे अपना ऑक्यूपेशन डालना। तो उसके बाद में क्या था, वहाँ पे उन्होंने अपने ही जो थे आदमी लगाने शुरू कर दिए थे, मतलब अपने लोग जिन पे वो ज़्यादा भरोसा करते थे, कंपनी वाले। कंपनी मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स, क्वीन,
उनकी फैमिली से, जो रॉयल फैमिली से जो लोग थे वो। नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द इफेक्ट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट आ। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? अब हम बात करेंगे, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर लिया 1793 में, जिसके फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, अब यहाँ पे इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए थे, क्या क्या फ़र्क पड़ा? फर्स्ट, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द ज़मींदार्स became the hereditary owners of the land. They could sell or lease their land. अब उनकी परमानेंट सेटलमेंट होने के बाद उन्होंने क्या किया? ज़मींदारों को हेरिडिटरी बना दिया, जो क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से ज़मीन को बेच सकते हैं और रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लीज पे भी दे सकते हैं। इनिशियली द रेवेन्यू डिमांडेड वॉज सो हाई। इनिशियली टाइम में तो क्या था, इन्होंने रेवेन्यू जो लिया था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? हाई हो गया था। So that's why that they had to borrow money from the money lenders at a high rate of interest to pay. और ये क्या होता था, उनके लिए बहुत ज़मींदारों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी इनको पे करने के लिए। तो अब ऐसी कंडीशन के लिए क्या करेंगे? एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट ही ज़मींदारी। अगर कोई रेवेन्यू नहीं देता था ना, तो उसके साथ क्या होता था? उसको अपनी ज़मींदारी खोनी पड़ती थी, छोड़ देता था। उसकी जो सारी ज़मीन रहती थी उसको क्या करना पड़ता था? न्यूमरियस ज़मींदारीज़ वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और ये जो ज़मींदारी खो जाती थी या ये जो लोग जिनसे छीन ली जाती थी, उस ज़मींदारी को कौन हैंडल करता था? उनको कंपनी पूरा अपने अंडर में ले लेती थी। ठीक है, एक ये प्लानिंग थी। और ये देखो, ये उनका एक्सेस पॉइंट आ रहा है उनके ग्रीडीनेस का, उनके ग्रीडी नेचर का। जो क्वीन ऑफ झांसी है जो हमने देखा था, उनमें भी तो यही था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यही हुआ था ना। जो किंग्स थे जिनके खुद के सन नहीं होते थे या अडॉप्ट किए हुए होते थे, तो क्या होता था ऐसी कंडीशन में? वो आएगा आगे सिचुएशंस हम देखेंगे। उनकी किंगडमशिप जो होती थी वो भी पूरी अपने अंडर में ले लेते थे, उनका भी सारा लैंड, उनकी ज़मीन, ये सब अपने अंडर में ले लेते थे। Now it's enough for today and we will continue this topic in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.